अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदि इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा वकालत से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं, लेकिन इसके साथ साथ तजिया कारी की महारत रखते हैं। हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों पर बहुत अबूर हासिल है। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तजिया कार मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की ज़ीनत बनी, अफसोसनाक वाक़या है, अलमनाक सानहा है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। 90 से ज़ायद अफराद शहीद, 99 मुसाफिर मौजूद थे, उसमें सवार थे, और बशमूल अमला, यानी अमला भी उसमें जो बैठा हुआ था वो इन्हीं में शामिल है। लेकिन बहुत सारे लोग बिछड़ गए, बहुत सारों के प्यारे इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत सारे लोग इस तैयारियों में थे कि उन्हें वहाँ पहुँचना है, लेकिन उन्हें सिर्फ खबर मिली, हालात ने ये इजाज़त न दी कि वो वहाँ पहुँच पाए। तो कैसे देख रहे हैं ये सूरत हाल, ये हादसा? इंतहाई अलमनाक सानहा है, और बीइंग मुस्लिम हमारे लिए ये और भी पेनफुल है कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद ईद उल फितर है, और ईद उल फितर हम इंतहाई खुशियों का एक त्यौहार है हमारे लिए। बिल्कुल। ऐसे में 100 के करीब लोगों का इस नागहानी तरीके से चले जाना, इससे ज़्यादा पेनफुल हो ही कुछ नहीं सकता। बिल्कुल। और तकलीफ़ दे अमर बहुत सारे हैं इसके अंदर, जो शायद हमने बोए हैं पिछले 70 सालों में, 60 सालों में, कि हमने ये हादसात से कभी सीखने की शायद कोशिश ही नहीं की है। कहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े हो गए हुए हैं। इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, इंक्वायरीज़ का आर्डर दे देते हैं। मैं कहता हूँ उन बच्चों की क्या फीलिंग्स होंगी जिनके बाप बिछड़ गए हैं। बिल्कुल। उन माओं की क्या फीलिंग्स होंगी जिनके बच्चे चले गए हैं। बिल्कुल। ये इंतहाई तकलीफ़ दे अमर है, लेकिन इसके अंदर आके लेसन्स लर्न करने हैं जो आज तक हमने नहीं किए। एज अ नेशन हमने इन तमाम हादसात में से कभी हिस्ट्री उठा के देखिए PIA की। PIA के जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के एक्सीडेंट्स हैं, इनसे इस तरह के जो सानहात हैं, वो एक सानहा रिपोर्ट जो लास्ट सानहा है वो 1964 का है, जो शायद कायरा एयरपोर्ट के ऊपर हुआ। ये जो लोकल फ़्लाइट्स के सानहात हैं, ये इतने फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहे हैं? वही एयरलाइन है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर आप जाते हैं तो 1964 का एक सानहा आपको मिलता है। नेशनल फ़्लाइट्स जितनी हैं उसके ऊपर आपको हर दूसरे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको ऐसा सानहा मिल जाता है। अभी हम वो जुनैद जमशेद वाला सानहा नहीं भूले थे कि हमारे सामने ये सानहा आ गया। एयर ब्लू का सानहा हमारे सामने है। ये है क्या? कभी इस एंगल से भी तो सोचने की कोशिश की जाए कि हम करते क्या हैं। क्या हमारा इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है? अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर 1964, इट्स ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हमारा एक सानहा है। वहाँ पे फिर स्टैंडर्ड्स और हैं। किस हवाले से स्टैंडर्ड्स होंगे? वो स्टैंडर्ड्स होंगे हमारे पास जो एयर बसेस हम यूज़ करते हैं, जो हमारा क्रू है, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, और जिस तरीके से हम तैयारे को उससे पहले फिट डिक्लेयर करते हैं, वो सारे प्रोसीजर्स, ये सारे प्रोसीजर नेशनल फ़्लाइट्स पे क्यों अप्लाई नहीं होते? अगर आप रेशो निकालेंगे सर, पाकिस्तान के अंदर एविएशन के हादसात हर जगह पे होते हैं, हर सानहात हैं, कहीं ना कहीं पे आपको नज़र आ जाएंगे। इतने फ्रीक्वेंटली किसी मुल्क के अंदर नहीं होते। कहाँ पे सोचना है, किसने सोचना है? हर दफ़ा इंक्वायरी आर्डर हो जाती है। मैंने तो आज तक नहीं सुनी। एयर ब्लू वाला सानहा हुआ, इंक्वायरी आर्डर हो गई, क्या रिपोर्ट्स आई? नहीं, जो हालिया पिछले दिनों हमने ये देखा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जुनैद जमशेद वाला सानहा, वो जो हादसा था या सानहा था,
उसकी भी रिपोर्ट अभी तक उसकी भी रिपोर्ट नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर यानी वो रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, पड़ी हुई है, अपने ड्रॉर पे पड़ी होगी, टेबल्स में पड़ी होगी, क्या उसमें अलमीरा में कहीं पे वो पड़ी हुई है, कबर्ड में पड़ी होगी, लेकिन वो सामने नहीं आ रही। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि टेक्निकली द प्लेन वाज नॉट फिट टू फ्लाई। कहीं से तो सबक लर्न करने हैं। और आप देखिए इंस्टीट्यूशन तबाह कैसे होते हैं। पीआईए के अंदर जितनी भर्ती हैं, मैं 2-3 केसेस भी मैंने किए पीआईए के एम्प्लॉइज के, बोगस डिग्रीज के। क्या करे पीआईए वहां पे? लोगों को आपने उनकी बीए की डिग्री बोगस है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक मामला गया, साकिब निसार साहब के सामने रिपोर्ट पेश हुई, बहुत सारे कैप्टन ऐसे थे जिनकी डिग्रीज बोगस थी। भाई आपने कहीं पे तो रोकना है, खुदा के लिए गलतियों को तस्लीम कीजिए, एडमिट कीजिए। आपका कैप्टन बोगस डिग्री के ऊपर सर्व कर रहा है, आपका क्रू क्या होगा, आपका टेक्निकल स्टाफ क्या होगा? आप सबसे अहम मामला तो ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है। यही तो बात है। उन्हीं गवर्नमेंट्स को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आज खान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस बात की, आज मलिक अरशद साहब को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यस कहीं पे टेक्निकल फॉल्ट आया। उन्होंने तो वाज़े तौर पे कह दिया है, बल्कि वो तो ये कहते हैं जहाज तकनीकी लिहाज से बिल्कुल ठीक था, शफाफ इंक्वायरी हमारा बल्कि जो उन्होंने कहा, मैं कुछ हिसाब के सामने रख देता हूँ। ऑपरेशन मुकम्मल करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरशद मलिक ने कहा है कि 19 शोहदा, यानी ये उस वक्त की तादाद थी जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें 19 शोहदा और 22 का उन्होंने जिक्र किया कि 19 जना अस्पताल और 22 दीगर अस्पतालों में लेके गए हैं। लेकिन अहम नुक्ता जो उन्होंने उठाया या कहा वो ये था कि जहाज़ तकनीकी लिहाज से बिल्कुल ठीक था, शफाफ इंक्वायरी हो। बस यही मेरी सबमिशंस हैं। हमें मलिक अरशद साहब की कैपेसिटीज़ के ऊपर और उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर और उनकी इंटेंशंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है। एडमिटेडली ही इज़ वन ऑफ दो CEO ऑफ PIA जिन्होंने बहुत लंबे अरसे के बाद PIA के डेफिसिट जो है उसको खसारे को कम किया है, एडमिटेडली। बट क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो रिपोर्ट देने वाले हैं कि इस टेक्निकली साउंड एंड टेक्निकली फिट टू फ्लाई, वो कौन है? यही मेरा सवाल है। आपने एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको 5 मुलाजमीन रिक्वायर्ड है। अगर आपने वहाँ पे 1500 मुलाजमीन रख लिए तो मुझे बताइए कौन ईंटें लगाएगा, कौन पानी लगाएगा, कौन उसको आगे लेके चलेगा? PIA के साथ प्रिसाइसली ये हुआ है। फिर जो मैसन होगा वो कोई और काम कर रहा होगा, और जो पानी लगाने वाला होगा वो लेंटर डाल रहा होगा। PIA के साथ आपने टेक्निकल पोस्टों के ऊपर, मैं आपको अर्ज इसलिए कर रहा हूँ, PIA की जो इंस्टीट्यूशनल हालत है कि मैंने उनके अंदर से लिटिगेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। भाई टेक्निकल, जो प्योर टेक्निकल चीज़ें हैं उसके ऊपर आपने मैट्रिक पास, मैं ऑनेस्ट टू गॉड आपको सच बता रहा हूँ, मैट्रिक पास लोग प्योर टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बोगस डिग्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कौन इन्हें हायर करता है? मैंने तो ये सुना था इवन केबिन क्रू और बाकी के मामला उनके लिए पूरा पैनल बैठता है। पैनल ही बैठता है। कैप्टन थे और टेक्निकल स्टाफ है, उसका कोई पता नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी कौन सी है? सारे ही टेक्निकल बैठते हैं। आप जाके देखिए वहां पे जितनी पॉलिटिक्स PIA के अंदर है, उतनी पॉलिटिक्स तो आपके जो नेशनल लाइफ है उसके अंदर नहीं है। वहाँ पे आपको इंसाफ वर्कर्स एसोसिएशंस मिलती हैं, जो मुस्लिम वर्कर्स एसोसिएशन मिलती हैं, पीपल्स पार्टी की वर्कर एसोसिएशन मिलती हैं। भाई वो PIA की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जमातें मौजूद हैं। तो ये एक इदारा है, तो बाकी इदारों की क्या सूरत है? अभी तक तो हमारा क्योंकि पाला नहीं पड़ता, और ये तो जिंदगी और मौत की कश्मकश है। यही दुख है। 100 अफराद एक दिन और बल्कि जो बयानात हम सुन रहे थे उससे भी कहीं मुख्तलिफ है सूरत हाल। यानी ये कहा जा रहा था कि वो 10 सेकंड थे, तो वो लैंडिंग की वजह से वो सारी प्लेन एक बार लैंड कर गया था, फिर उसे टेक ऑफ करना पड़ा। उसके बाद वो वापस आते हुए उसके साथ ये हादसा पेश आया है। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या रीजंस हैं, क्या सूरत हाल होगी, ये वाकई बड़ी हैरत पे मबनी है। अरशद मलिक साहब ने मजीद क्या कहा, मैं उसका भी मजीद कुछ थोड़ा सा हिसाब के सामने रखता हूँ। ये तादाद उन्होंने बताई कि जहाज में 99 मुसाफिर बशमूल अमला सवार थे। मुसाफिरों के लवाहकीन को ठहराने के लिए एयरपोर्ट का होटल खाली करा लिया गया है, और मुतासरा घरों से अभी तक कोई डेड बॉडी नहीं मिली। यानी ये बात किसी हद तक ठीक है या अच्छी खबर है कदरे कि वो लोग इतने मुतासर नहीं हुए।
जहाँ पे प्लेन गिरा, लेकिन जो सूरत हाल का सामना रहा, जो दुनिया से चले गए, जो ईद की वजह से आ रहे थे, जो प्यारों से मिलने आ रहे थे या प्यारों से मिल के आ रहे थे, यानी वो लोग चले गए जिनके इंतज़ार में फैमिलीज बैठी थी, किसी के बच्चे बैठे थे, किसी का वालिद आना था, किसी की वालदा आनी थी, किसी के वालिदैन आने थे। हाँ, बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल करना शुरू कर रहे थे, यानी एक अजीब सी सूरत हाल, लेकिन इतना बड़ा सान्या कि वो लोग दुनिया से चले गए। अब ये सूरत हाल है तो अमला, क्रू, लोग, ओहदेदारान जिनके पास ये कमांड है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, आखिर क्या वाकई इनमें से किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? और जो लोग चले गए उनकी कंपनसेशन के हवाले से, अजाले के हवाले से, तलाफी के हवाले से मामले को कैसे देख रहे हैं? लेकिन दो इसके अंदर ना हम उसी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मलिक साहब, अरशद साहब ने जो फरमाया कि एयरपोर्ट खाली करवा लिया गया, दूसरे स्टेप्स जो ले रहे हैं, जो ब्रेवर्ड फैमिलीज़ हैं उनको वहाँ पे सपोर्ट करने जा रही हैं, वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए फाइन एंड गुड इनफ। हमारा जब नेशन को आगे लेके जाने का कॉन्सेप्ट है, उसको वहाँ पे आके कौमें इन ऐसे सानेहात से सीखती हैं। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने फरमाया कि वहाँ पे जो आबादी थी उसमें से कोई डेड बॉडी नहीं मिली। मुझे ये बताइए, आबादी का वहाँ पे बनना क्या लीगल है? आप एविएशन के रूल्स उठा के देख लीजिए, वहाँ पे एक एरिया डिफाइंड है कि विद इन दिस एरिया कोई रेजिडेंशियल एरियाज नहीं होंगे। हमारे यहाँ पे क्या है, आप इस्लामाबाद का एयरपोर्ट उठा लीजिए, अभी बना है, उससे इंटर होने से पहले एक बहुत बड़ी सोसाइटी डेवलप हो चुकी हुई है। आप लाहौर का एयरपोर्ट उठा लीजिए, जो नया बना है, आप कराची वाला एयरपोर्ट उठा लीजिए, ये इजाज़तें किसने दी हैं हाउसिंग रेजिडेंशियल एरियाज़ और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने की? यहाँ पे वो कार्टल्स हैं, यहाँ पे वो मेन जो पॉलिटिकल हैं या ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं, उनको पता है एयरपोर्ट बनेगा, सोसाइटी महंगी हो जानी है, ज़मीन महंगी हो जानी है। वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं। मेरा हमें यहाँ से लर्न क्या करना है, जो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें यहाँ से लर्न करना है कि हम अपने PIA की इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग उसकी तरफ जाएं। नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रखें एंड दे मस्ट बी टेक्निकली वेरी साउंड। और एटलीस्ट जो डुअल स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन किए हुए हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के और नेशनल फ्लाइट्स के, उन डुअल स्टैंडर्ड्स को मलिक अरशद साहब को अर्जेंट बुनियादों के ऊपर देखना चाहिए। नंबर 2, जितने बायलॉज हैं आपके एविएशन के, जितने बायलॉज हैं कि कहाँ पे कितने एरिए तक रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ होंगी, कितने एरिएज तक नहीं होंगी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन तमाम सोसाइटीज़ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। वो लाहौर की हों, वो इस्लामाबाद की हो, वो कराची की हो, वो कोयटे की हों। मुझे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे आबादी का दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आता, और यहाँ पे हमें लगता ये है कि हब ऑफ द सिटी जो है वो तो एयरपोर्ट है। लाहौर एयरपोर्ट उठा लीजिए, यहाँ पे हर बंदा तो स्टेट प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, हर बंदा तो पैसे कमाने के चक्रों में बताया कि वो जो सूरत हाल है ना, वो कॉलोनीज की, वो रहायशी सोसाइटीज की, उनके ताने बाने भी ऐसे ही लोगों से जुड़े हुए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि क्यों नहीं वो लोग जागते जो जिम्मेदारों का तयन करेंगे, और जिनकी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए। और इस हवाले से भी, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि लेसन्स हैं, लर्निंग हैं आने वाले वक्त के हवाले से, लेकिन न जाने कौन हैं वो लोग, कौन करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सवालिया निशान है। लेकिन हमारी कौम के साथ ये सवाल जुड़े हुए हैं, हर मामले पे जुड़े रहते हैं। यानी आगे मेरे पास हेडलाइन है कि सानहा तैयारा, एयर कमोडोर उस्मान गनी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम, रिपोर्ट वजीर हवाबाजी और सेक्रेटरी एविएशन को दी जाएगी, रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि वो रिपोर्ट दी तो जाएगी? अभी तक पब्लिक पिछली नहीं हुई, यही रिपोर्ट वो भी बन चुकी। मैं वही तो अर्ज करता हूँ, आप अगर रिफॉर्म्स की फ़िलासफ़ी और थ्योरी पे बिलीव करते हैं ना, तो रिफॉर्म्स की फ़िलासफ़ी और थ्योरी का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जहाँ से रिफॉर्म्स शुरू होती हैं, वो सेल्फ रिफॉर्म्स का प्रोसेस हो, वो सोशल रिफॉर्म्स का प्रोसेस हो, वो कोई भी रिफॉर्म्स का प्रोसेस हो, स्पेशली डिपार्टमेंटल रिफॉर्म्स, यस, वो उस रिफॉर्म्स का जो बुनियादी नुक्ता है वो एडमिशन और कन्फेशन है।
एडमिशन और कन्फेशन से क्या मुराद है कि आप अपनी गलती को एडमिट कर जाते हैं। हाँ, यहाँ पे इतराफ करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ यहाँ से मेरे से गलत हो गया, अब मैं इसको ठीक करूँगा। ये तो है इंडिविजुअल करेक्शन, ये तो है इंडिविजुअल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होती हैं? वहाँ पे भी आके आप इंस्टीट्यूशंस की जो मिस्टेक्स हैं, जो ब्लंडर्स हैं, जो गलतियाँ हैं, उनको आप एज ए इंस्टीट्यूशन एडमिट करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि ओके मैं अब इन चीज़ों से इम्प्रूव करूँगा। इसी तरीके से पार्डन, इसी तरीके से सोशल रिफॉर्म्स हैं। सोसाइटी अपने फॉल्ट को, अपने मिस्टेक्स को एडमिट करती है। ये इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी प्रिसाइजली वो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जो इस साइड पे लेके आएगा कि गलत कहाँ पे किया। अब मेरी जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसके अंदर मैं एडमिशन की तरफ तो जाता ही नहीं हूँ। वन सेकेंड, मैं इसे बाहर निकल आता हूँ। ये तो है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को सोचना था कि मैंने रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ पे करनी है, और वो मैं इंक्वायरी को पब्लिक करता, जो मेरे वो नेशनल्स हैं, जो मेरे सिटीजन्स हैं, उनको भी पता चलता कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे थी। ये होती ना इंक्वायरी रिपोर्ट जुनैद जमशेद वाली पब्लिक, पता चलता ना PIA का फॉल्ट है इसके अंदर, पता चलता ना टेक्निकली वो फिट नहीं था टू फ्लाई। और मुझे यहाँ पे भी मुझे मलिक अरशद साहब के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो लॉक है, ये जो है इसके क्या है जी, ये वाला नहीं खुले वो, उन्होंने तो वाज़ेह सिर्फ यही बोला तकनीकी लिहाज से बिल्कुल ठीक था। लैंडिंग गियर क्यों नहीं खुला? ये क्यों जाम हो गया? अगर ये टेक्निकली ठीक था ये 2 घंटे पहले, तो लैंडिंग गियर इसका क्यों नहीं खुला? हमने 24 आवर्स की फ्लाइट्स देखी हुई हैं। 24 आवर्स की फ्लाइट के बाद भी तो हमने कभी सानेहात इस तरीके से नहीं देखे। इसका मतलब ये है कि अभी खैर ये इट्स वेरी, आपसे ये मलिक साहब का इस हवाले से बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन सबमिशन एक है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी आए इसको पब्लिक किया जाए। इसको पब्लिक करने के बाद जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो, उन इंडिविजुअल्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये इमरान साहब, अगर मैं यहाँ पे जुमला बोलूँ तो ये तो मुतालबा उन लोगों का भी होगा जिनके अजीज व कारब गए, ठीक है? ये मुतालबा है, ये हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, लोग भी करेंगे, और लोगों की ख्वाहिश भी होगी हर हवाले से, और ये बल्कि उनका हक है। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या होगा? होना चाहिए तो ये तो मुतालबा हो गया। आपको लगता होगा जो पिछला सानहा हुआ उसमें नहीं हुआ? देखिए, रिपोर्ट बन गई, पब्लिक नहीं हुई। एक चीज का क्रेडिट देना चाहिए इस गवर्नमेंट को। चीनी रिपोर्ट आई, पब्लिक हो गई। वो पिछला सानहा जो है वो PTI गवर्नमेंट के इरा का नहीं है, जो जुनैद जमशेद वाला है। खानपा और मलिक अरशद साहब का जिस तरीके से वो कल बात कर रहे थे, उनके चेहरे से भी दुख नजर आ रहा था और उनके चेहरे पे कमिटमेंट भी नजर आ रही थी। मेरा जाती ख्याल ये है कि फर्स्ट एवर टाइम शायद आपको ये वाली रिपोर्ट है ये भी पब्लिक होती है। ये आपको क़यादत की वजह से नजर जी, प्रिसाइसली ठीक है। तो क्या क़यादत इसकी जिम्मेदारी भी उठाएगी कि वाकई वो चेक एंड बैलेंस होगा कि डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हैं वो किस काबिलियत के हैं, उनकी अहलियत क्या है, और हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी या पैनल्स क्या करते हैं? जो राना साहब, इस तरह के क्राइसिस और इस तरह के जब सानेहात होते हैं ना, तो लीडरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर तो वो जेन्युइन लीडर हुए, लीडरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं कि आपने अपने पेडिस्टल को, रिफॉर्म्स के पेडिस्टल को, आपने अपने रिफॉर्म्स के एम्बिट को लिमिटेड करना है या ब्रॉडर करना है। अगर आप लिमिटेड कर लेंगे तो आप सिर्फ टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स और टेक्निकल स्ट्रेंथ की तरफ मूव करेंगे। अगर आप एज अ जेन्युइन लीडर सोचेंगे कि इसके साथ अटैच क्या क्या चीज़ें हैं जो इलीगल हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आप इंक्वायरी के एम्बिट को ब्रॉडर करेंगे। और जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, टेक्निकल ओवर स्टाफिंग, वन, इलीगैलिटीज जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हो रही हैं उसको, बोगस डिग्रीज जो आपने वहां पे की हुई हैं, आप इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आप उठा के देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप उठा के देख लीजिए हर एयरपोर्ट के पास, हर एयरपोर्ट के पास। मैं बल्कि उसी तरफ आना चाह रहा था, और क्यों आना चाह रहा था जी। आपने नाम इस्तेमाल किया कि वज़ीर आज़म जी इमरान खान क़यादत जी इस काबिल है, और हालात के बता रहे हैं आपको कि पहले चीनी स्कैंडल में उस बहरान की रिपोर्ट पब्लिक हुई, मंजरेआम पे आए लोग। आपको लगता है कि ये भी पब्लिक भी होगी, इंक्वायरी भी होगी? उससे जब हमने आगाज़ किया था तो आपने एक इशू रेज़ किया, और जिसका आपने अभी भी जिक्र किया कि वो लोग या वो कॉलोनीज़, वो सोसाइटीज़, वो ख़त्म करने की ज़रूरत है जो उस हद में आती हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा ताल्लुक़ भी लाहौर के एरिया से, और मैंने भी ट्रैवल किया वहाँ पे,
वहाँ पे बनने वाली कॉलोनी या सोसाइटी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये जो बहरान स्कैंडल आया है सामने, वो इर्द गिर्द के लोग थे। अभी तक रिजल्ट तो नज़र नहीं आया, लेट्स सी। लेकिन जो नाम मैं यानी मैं नहीं चाहता कि मैं उसको जिक्र करूं, लेकिन उस नाम के साथ भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, उसको भी छोड़ दें। लेकिन हालात हाज़िरा में तो हमने ये भी देखा कि लोगों पे एलिगेशन भी लगे, तफ्तीश भी हुई, वापसी भी हुई, कलमदान भी मिले, चेक एंड बैलेंस आपको लगता है हर तरफ वैसा होगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं हमारी जैसी सोसाइटीज़ के अंदर ना, वो हैं क्या? अगर आपने जेन्युइन रिफॉर्म्स के प्रोसेस को लेके चलना है तो आप ये नहीं कर सकते। वो ज़माना गुजर चुका हुआ है जिस ज़माने के अंदर एक रिफॉर्मर आता था या एक रूलर आता था, लोगों के सर उतारता था और वो ऑल एंड ऑल होता था। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत टफ है, और इस टफ प्रोसेस के अंदर क्रेडिट मस्ट बी गिवन कि आपने करेज तो पैदा की, आपने कहा हाँ मेरे फ्रेंड्स, मेरे अलाइज, दे आर इन्वॉल्व इन इट। आप देखिए ये कितना बड़ा प्रोसेस है। आप ह्यूमन बॉडी को लीजिए, रिफॉर्म्स के प्रोसेस को अगर समझना है ना तो ह्यूमन बॉडी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या है? एक चीज़ आती है जो ट्रिगर करती है, वो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इतनी सी तादाद है उसकी, इतनी सी तादाद है, लेकिन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। वो ह्यूमन रिफॉर्म्स, सोसाइटल रिफॉर्म्स और इंडिविजुअल रिफॉर्म्स, इसके अंदर भी एक स्टेप है जो पिछले से डिफरेंट होता है। उसके इम्प्लीकेशंस उस वक्त पता नहीं चलती, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद सोसाइटी अपना मॉरल स्टैंडर्ड उस लेवल पे ले आती है। जिस तरह आज गवर्नमेंट ने अपना स्टैंडर्ड क्या ले आया, उसने कहा मैं अगर मुझे तो कभी उम्मीद है इनके ऊपर एक्शन भी होगा, लेकिन मैं कहता हूं आपकी मैं बात, हम उस थ्योरी को मान लेते हैं कि कोई एक्शन नहीं होगा। सवाल एक है, आज तक सिटिंग गवर्नमेंट ने कभी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की? हिस्ट्री कहती है नहीं की। हिस्ट्री तो ये कहती है कि आज तक 70 साल गुजरने के बावजूद जो रिपोर्ट्स और कमीशन की रिपोर्ट्स फाइनल हुई हुई पड़ी हैं उसी तरह पड़ी हुई हैं। इन खान ने अपने एलाइज को, अपने साथियों को एक्सपोज कर दिया पब्लिक के सामने कि यस दे आर पार्ट ऑफ कार्टल्स, यस दे आर डूइंग इलीगैलिटीज एंड इरेगुलरिटीज। क्या कुछ उसने कास्ट पे किया होगा इसका? मैं आगे चल बात से इत्तेफाक करता हूं, होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इररिलेवेंस से जाऊं, स्पेशली अपनी खबरों से, लेकिन क्योंकि वो जुमले आ गए और आपने गुफ्तगू कर दी। असद उमर ने एक बयान दिया था कि ऐसी रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, अल्लाह आलम वो कहाँ बनती होंगी या वो पब्लिक हुई नहीं हुई, लेकिन बनती नहीं उनकी नज़र में, ठीक है। और दूसरा, ये लोग कौन थे? अगर पब्लिक हो गई, कौन लोग थे, किस लिए साथ थे, किन के साथ थे, किन की मौजूदगी में हुआ, किन के दावे थे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन वाकई क्रेडिट गोज टू हिम, यानी पीएम, कि उन्होंने ये किया। लेट्स सी, हम आगे की तरफ बढ़े हैं, पेशरफ्त हुई है। क्या वाकई आपको ये लगता है कि अगर नाम आए हैं तो सजाएं भी होंगी? मेरा सिर्फ वो एक सवाल यह है सिमरन कि नाम आए हैं, सजाएं भी होंगी। ये यही है कि चलो ये पेशरफ्त हुई है कि रिपोर्ट आई है, पब्लिक होना शुरू हो गया। इसको इंडिविजुअलाइज कर लेते हैं हम उस पर जाते ही नहीं है, इसको इंडिविजुअलाइज करते हैं। मैं अपने घर के मसाइल अपने महल्लेदारों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि यार मेरे घर में माली ये काम गलत कर रहा है, मेरे बच्चों की स्लीपिंग टाइमिंग्स गलत हैं, बाकी चीज़ें गलत हैं, ठीक। मैं ये सारी चीज़ें क्यों एक्सपोज करूँगा? अगर मेरी इंटेंशन टू इम्प्रूव और रिफॉर्म नहीं है, क्या मैं अपने आप को एक्सपोज करूँगा? नहीं, आइडियली मुझे नहीं करना चाहिए। या तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने अपने पूरे घर के इंटरनल जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोज करके लोगों के सामने रख दिया कि ओके टॉक ऑन दीज इशूज़ रिगार्ड जो मैं कर रहा हूँ, या मैंने अपने आप, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, या मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ मैं इम्प्रूव करूँ। इसीलिए मैंने कहा कि आपको भी पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए, ताकि अगर कहीं पे मैं खामोश होता हूँ या कहीं पे मैं उस साइड से डी ट्रैक होने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे खड़े होकर कह सके इमरान साहब वो क्या बना था आपका फिर। सो खान रिपोर्ट पब्लिक करने से वाइल सिटिंग इन गवर्नमेंट, और ये अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं है, ये प्योरली इनके अपने अगेंस्ट है। और अभी आईपीपीस की रिपोर्ट भी आ रही है।
तो ऐसी सूरत में मुझे तो इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। और मैं जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा था ना, मैं कहता हूं कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपने मॉरल जो स्टैंडर्ड है उसको यहां पे ले आए हैं कि गवर्नमेंट्स के अंदर ये करेज आना शुरू हो गई है, सोसाइटी के अंदर एक अब प्रेशर, पब्लिक प्रेशर नेक्स्ट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी माउंट होगा कि भाई आपने रिपोर्ट लानी है तो उसको पब्लिक करना है। ऐसी सूरत में ऑटोमेटिकली एक डेटरेंस, जो मेंटल डेटरेंस है ना, सोसाइटल रिफॉर्म्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो डेटरेंस का जो ड्रावा है, याद रखिए ड्रावा फिजिकल डेटरेंस से ज्यादा मेंटल डेटरेंस का है। जब जो साहिब इक्तदार हैं उनके दिमाग के अंदर ये खौफ पैदा हो गया पब्लिक की तरफ से कि यस दे कैन डिमांड मोर, यस दे कैन स्टैंड अगेंस्ट अस, तो मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जीक्यूटिव हायरार्की और एग्जीक्यूटिव जो चीज़ें हैं ये इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स के अलावा और कहीं जा ही नहीं सकती हैं। सही, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तफाक करता हूँ और ख्वाहिश है मेरा भी यही, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि होना चाहिए कि ये वाकई एज इट इज़ होना चाहिए और क्रेडिट गोज़ टू पीएम कि वाकई उन्होंने पब्लिक कर दिया। आपके दलाइल भी अपनी जगह पे ठीक होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर इनको अलग एंगल से देखूंगा तो मैं सिर्फ जिक्र करके आगे बढ़ना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपने बोला कि वाकई उन्होंने वादे कर दिए, पब्लिक कर दिया, और आपने मिसाल भी दी कि अगर घर का कोई शख्स इंडिविजुअल हम देखते हैं तो वो शख्स ये चीज़ें मेंशन करता है तो उसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या देखने या सुनने वाला ये कह सकता है या ये बेवकूफ़ है, तो या ये वाकई इस्लाह चाहता है, रिफॉर्म चाहता है, ठीक है। लेकिन कैन यू इमेजिन हम जिस माहौल में रहते हैं, सोशलिज्म में रहते हैं, वहाँ पे उस शख्स को फिर बाद में परे पंचायत में वो मुकाम दे दिया जाता है कि आप फैसला कर लें कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आपकी तरबियत में थे, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको आपने रखा था, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके जिम्मेदार आप थे, अब वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो अब आप परे पंचायत में बैठने के काबिल हैं या नहीं, वो एक अलग सवाल बन जाता है। लेकिन मैं उससे कहीं दूर हट के हम बात करते हैं और हवाले से कि वाकई ये सब कुछ पब्लिक हुआ और होना भी चाहिए था। ये जरूर बनेगा कि ये क्राइटेरिया सामने आया कि चलो किसी की आड़ में, वो तो मंजर आम पे आएंगे ना, यानी मैं इसलिए लफ्ज किसी की आड़ में इस्तेमाल कर रहा हूं कि मामला तो भी हालिया है, यानी वो लोग तो भी कैबिनेट में बैठे होंगे, यानी बीआरटी वहीं पे पड़ा हुआ है, बालम जब्बा वहीं पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे और मामला, मैं बहुत सारी और चीजें बता सकता हूं, और एक जिक्र हम पहले कर चुके जो रेलिवेंट भी था, ठीक है, लेकिन वो लोग पड़े हुए हैं। चलो कोई ऐसी सूरत हाल तो बनती है कि वो चेहरे भी बेनकाब हों जिन्होंने माजी में वाकई ऐसी हरकत व सकनात की कि कौम से खेले, मुआशरे से खेले, इंस्टीट्यूशन से खेले, लेकिन ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं पता होने दिया। क्यों? कि हो सकता है मुस्तकबिल में फिर बारियां होंगी, फिर ये चीजें काम आएंगी। ये क्रेडिट गोज टू पीएम जी, हालिया जो सूरत हाल है, और मैं इस पे इसके हक में हूं। हाँ, इससे ज्यादा ख्वाहिश मैं भी करता हूं, मुतालबा करता हूं कि ये सब कुछ इनकी सजाएं होनी चाहिए जब मंजर आम पे आ गया है, और ये बेहतरी की जानब गामजन है, इसमें कोई सोचने की, यानी मेरी नज़र में तनकीद नहीं बनती। हाँ, उस सूरत में ज़रूर बनती है कि अगर आप दावे करते रहे और उसको पूरा ना करें, और ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। और मेरी ये दुआ है कि मुल्क में ऐसी ही सूरत हाल रहे कि ये सब कुछ सामने आए, जो बेनकाब हो रहा है, जो जिम्मेदार है उनका तयन होना चाहिए और सजाएं मिलनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसे सानेहात की रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए। जो लोग अपने प्यारों से चले गए, जिनके प्यारे इंतज़ार कर रहे थे, जो जाने चली गई, उनकी हिफाजत क्या है या उनकी अहमियत क्या है, ये वो लोग जानते हैं, या वक्त आने पे मुआशरा भी जानेगा कि क्या सूरत हाल है। बहुत सारी अहमियत की हामिल शख्सियात उसमें चली जाती हैं, लेकिन उनका मदावा, उनका अजाला होना चाहिए वो लोगों के लिए भी कि जिनके चले गए प्यारे, और वो लोग भी जिनकी अपनी अहमियत थी जो दुनिया से चले गए। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। सबसे अहम काम तो यहाँ पे ये होता है कि जब ऐसा सानहा हो जाता है, इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामला देखने में आए कि हमने देखा कि पाक फोर्सेस वहाँ पे सामने आ जाती हैं, तो पाक फ़ौज के दस्ते भी वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे, बाकी मामला लोग वहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन एक चीज़ जिसके लिए मैं थोड़े से ना बयानात की जानब चाहूँगा, सबसे पहले सईद गनी, उनका ये कहना, वो वहाँ पे गए, उनका कहना है मुसाफिर ईद पर अपने प्यारों से मिलने आ रहे थे, तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं, हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। फिर दूसरा बयान नासिर शाह का आया, वो कहते हैं बहुत सारी जाने गई हैं, लोग यहाँ ना आएँ
रश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है कि उन्होंने अवाम से अपील की। इसी के साथ पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान बोले कि शायद डुअल इंजन फेलियर था और ऐसी सूरत हाल में 10 सेकंड्स ही पायलट के पास होते हैं। बदकिस्मती से रनवे का फासला भी इतना ही था, अगर पहुंच जाते तो आबादी भी महफूज रहती। गो के उस वक्त सूरत हाल थी कि उन तक वो पूरी इंफॉर्मेशन या कोई यूँ कह लें कि वो चशमदीद गवाह या जिस तरह ज़ुबैर का बयान सामने आ गया जो ज़ख्मी हैं, वो चीज़ सामने नहीं थी। लेकिन एक नुक्ता इसमें बड़ा अहम है और वो नुक्ता है कि लोग वहाँ पे चाहे हादसा पे ना पहुँचे। रीज़न उन्होंने बता दी, आबादी की वजह से, इमदादी सरगर्मियों की वजह से। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो लोगों को जिस चीज़ से मना किया जाता है वो सूरत हाल होती ही होती है, जिसका सामना हमें लॉकडाउन के हवाले से भी है। लेकिन ये हादसा, ये सानहा, इमदादी सरगर्मियाँ और जो अपीलें की जा रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं? ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, क्राइसिस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने एज अ सोसाइटी कभी इसको एक्नॉलेज किया ही नहीं है। आप देखें कहीं पे छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो जाए ना, तो हमने देखा है लोग अपनी गाड़ियाँ, बाइक, साइकिल, पैदल चलने वाले वहाँ पे खड़े होकर रुकना, देख के तमाशा देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। यहाँ भाई आप अगर टेक्निकली साउंड हैं, इफ़ यू कैन गिव द फर्स्ट एड, इफ़ यू कैन टेक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल्स और एनी अदर असिस्टेंस, तो ओके फाइन, आपकी सेंस बनती है कि आप वहाँ पे खड़े हों। हम हमदर्दी करते हुए, इंसानी हमदर्दी के ताबे हम वहाँ पे खड़े होते हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन वो जो इंसानी हमदर्दी है, हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, वो हमदर्दी नहीं होती। वो तो हम उन बेचारे जो इंजर्ड हैं, जो जिनकी जान बचाई जा सकती है, शायद अगर उनको प्रॉपरली और इमीडिएट जो है वो फर्स्ट एड मिल सके, अगर उनको प्रॉपरली और इमीडिएटली वहाँ से निकाला जा सके। जब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? ना एम्बुलेंस मूव कर सकेगी, ना वहाँ पे दूसरे जो क्रेन है, ये मलबा है, मामला ऐसे हैं, मशीनरी आपको ऐसी इस्तेमाल हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की एजेंसीज हैं, जो अदारे हैं, शायद वो भी उस हद तक इस चीज़ को सेंसिटाइज नहीं कर सके पब्लिक के सामने। हमें प्रॉपर पब्लिक ग्रूमिंग की तरफ जाना चाहिए। आपने देखा वो ऑयल टैंकर वाला वाकया? बिल्कुल। क्या हुआ था वहाँ पे? ये वो सानेहात हैं जो बताते हैं कि हमारी कौम किस लेवल पे खड़ी है इन टर्म्स ऑफ कि जब भी कोई डिफरेंट चीज़ होती है, कोई सानेहा हो, कोई इवेंट इस तरह का हो, तो सेग्रीगेशन, कांग्रीगेशन जो है, इकट्ठे होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे अंदर इतना कॉमन है। मैंने बड़ी दफ़ा रोड्स के ऊपर जाते देखा, बल्कि जी बोले मैंने बहुत दफ़ा रोड्स के ऊपर जाते हुए देखा कि छोटा सा इवेंट होता है और सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। आप इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं उसी तरफ जाना चाह रहा था। आपने एक जुमला बोला कि इजहार हमदर्दी के ताबे, ठीक है, या हमदर्दी के ताबे। ये ताबे मेरे ख्याल में तबाह के ताबे, इनकी तबीयत में ये चीज शामिल है। आप इवेंट की बात कर रहे हैं, सड़क बन रही होगी, लोग खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे अहम जुमला मैंने सियासतदानों के मुंह से देखा, इंटेलेक्चुअल्स के मुंह से देखा, वो हालिया सूरत हाल में लॉकडाउन पे उनका जुमला ये था कि लोग बाहर इसलिए निकल रहे हैं कि वो ये देखें कि लोग बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। प्रिसाइसली यानी कोई हमदर्दी और कोई प्रिकॉशन नहीं है, ये तबाह के ताबे ये लोग चाहते हैं, उनकी तबीयत में शामिल है। प्रिसाइसली तो हैरत है ऐसी कौम पे। तो वाकई हाँ, मैं वो क्राइसिस मैनेजमेंट आपकी जो बात कर रहे हैं कि वाकई ये लोग डिलीवरी नहीं कर पाए। उनको देखिए, हमें जो सेंसिटाइजेशन और ये जो एजुकेट करने का प्रोसेस है ना कौम का, हमारा राना साहब अगर आप उठा के देखेंगे ना, सोसाइटी का जो प्रॉपर इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत वीक हैं। हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना गंदा है कि हम बच्चों को सवाए रटी रटाई बातों के उनको कोई चीज़ ऐसी सिखाते ही नहीं है। उनको क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं है बुक्स के अंदर। मैं इत्तेफाक करता हूं। हमें करना क्या है? हमें अपनी कौम को एजुकेट करना है, खुदारा नागहानी आफात की सूरत में और इवन अदरवाइज इंडिविजुअल क्राइसिस की सूरत में या सोसाइटल क्राइसिस की सूरत में आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अगर आपने ये नहीं अगर आपको ये नहीं सिखाया जाता, इस पूरे प्रोसेस के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो खुदा के लिए वो तो कर लीजिए जो आपको नहीं करना है। बिल्कुल। अब ये जो सानिया हुआ है, एक तो बदकिस्मती ये हुई कि ये छोटी गलियां हैं, तंग गलियां, आबादी थी, सोसाइटी है, वहां पे आके जाहिर है उस तरीके से क्रेन्स और बड़ी चीजें मूव नहीं कर सकती थी। अब वहां पे अगर गली की नुक्कड़ के ऊपर 20 लोग खड़े हो गए तो क्रेन कहां जाएगी? एम्बुलेंस कहां जाएगी? वो बेचारी हॉर्न करती रहेगी, आगे से लोग नहीं हटेंगे तो क्या होगा?
और फिर एक गाड़ी रुकती है, पीछे पूरा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। ये चीज़ें समझाने वाली हैं। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे ना किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी को, ना किसी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया जा सकता। ये हमारा सोशल कंडक्ट बहुत फाल्टी है, जो क्राइसिस को खुद से जन्म दे। एक क्राइसिस क्रिएट हो गया, एक उस क्राइसिस को आप एग्रावेट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें इन सारी चीजों के ऊपर भी लर्न करने की और इम्प्रूव करने की जरूरत है। एज अ सोसाइटी खुद से इम्प्रूव करने की। आगे बढ़ता हूँ इमरान साहब, सबसे पहले तो सानेहा जो है तैयारा, उसके हवाले से ताज़ियतें भी सामने आई और इजहार अफसोस किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की हिदायत के साथ साथ हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। और इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी हमने ये सूरत हाल देखी कि बहुत सारे ममालिक के जो सरबराहान हैं, जिसमें दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं ने अपना इजहार अफसोस किया है। अफ़गान सदर अशरफ गनी, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने ताज़ियती ट्वीट्स भी किए हैं। और ये सूरत हाल अपनी जगह पे, हादसा हो गया, सानेहा हो गया, इतने लोग चले गए, लेकिन जो महफूज रहे वो भी वाकई जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, लेकिन वो महफूज रहे। उसको आप कोई भी नाम दे लें, लफ्ज़ मौजूदाना तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं उससे हट के ये जुमला बोलूँगा कि वाकई वो बच गए। उनके मुकद्दर, किस्मत जो भी है। देखिए सूरत हाल एक अजीब है। कोई बच गया, किसी को बचना पड़ा, किसी को मजबूरी बचा गई। मैं लफ्ज़ मजबूरी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास एक और हेडलाइन है। मैं खैरियत से हूँ, PIA की परवाज़ में ड्यूटी लगी लेकिन किसी वजह से जहाज़ पर न जा सकी। PIA की एयर होस्टेस मदीहा इरम का बयान सामने आ गया। जो बच गया उससे मैं मुराद दूंगा, जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद हैं, उनका जो बयान सामने आया वो तो जा गिरे, यानी सीट समेत। जिसको बचाना पड़ा अपने आप को, वो है मोहम्मद जुबैर, जिसने छलांग लगाई बकौल उसके कि 10 फीट से उसको छलांग लगाना पड़ गई। और ये वो शख्सियतें हैं जिनकी मजबूरी की वजह से वो ऑन द स्पॉट जो है, यानी निक ऑफ टाइम जो है ना, वो चेंज करना पड़ गया स्टाफ को ही। हाँ, मजबूरी किसी को बचा गई लेकिन किसी को साथ ले गई। सही फरमा रहे हैं। ये सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं? अब ये जो इस सानेहे से एज अ ह्यूमन बीइंग, इस सानेहे से जो दूसरी सीखने वाली चीज़ है वो है ये कि इंसान कितना बेबस है, कितना बेबस है उस डिवाइन सिलेक्शन और डिवाइन डिसीजंस के सामने, कि हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है। बट सेइंग दिस, मैं एविएशन की या गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको इवेड करवाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एज अ क्रिएशन उस क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। मैं एज अ इंसान उस खुदा की बात कर रहा हूँ, उस खालिक की बात कर रहा हूँ कि मैं कितना बेबस हूँ और वो कितना खालिक है, उसका कितना कुदरत है। बीइंग मुस्लिम तो हमें सारा पता है इस बात का, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं एज अ मखलूक इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो सारा प्रोसेस ही फिर उसी का है। बिल्कुल, किसको लेके जाना है, कब लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, किसको कहाँ पे बचाना है, ये सारे इख्तियारात उसके हैं। यहां से समझ जाइए खुदारा, एज अ इंसान, एज अ मुसलमान मैं बात ही नहीं कर रहा, एज अ इंसान समझ जाइए ये जिंदगी दी उसी की है, लेनी उसी ने है। ये जो सफ़र है ना, वो लाहौर से कराची हो या वो माँ की गोद से लेके कब्र तक जाने का सफ़र हो, ये सफ़र बहुत मुख्तसर है। और जिंदगी जब भी ये ख़त्म होगा, याद रखिए लगेगा ऐसे ही कि यार 20 सेकंड की बात थी, मंजिल पे पहुंच जाना था। लेकिन वो हमारी बनाई हुई मंजिलें हैं। बिल्कुल, एज अ इंसान सोचना ये है कि मंजिल उसकी है जिसने ज़िंदगी दी हुई है, लेके उसकी तरफ जाना है। अगर इस सानहे से हम एज अ नेशन, हम एज अ कौम ये बात समझ जाए कि हमारी मंजिल वो मंजिल नहीं है जिसके तयन हम करते हैं, हमारी मंजिल वो मंजिल है जिसका तयन उस खालक ने किया हुआ है। बिल्कुल, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत सारे और सानेहात से जो डेली लाइफ के अंदर हो रहे हैं,
जो डेली लाइफ के अंदर हो रहे हैं, जहाँ पे इंसानियत के कत्ल होते हैं, जहाँ पे अखलाकियात के कत्ल होते हैं, जहाँ पे चोरियाँ होती हैं। मैं आपको बताऊं, इतनी कंटेंटमेंट आ जाएगी, इतनी कंटेंटमेंट आ जाएगी। अब ये जो बच्ची है, ये जो एयर होस्टेस है, जो नहीं जा सकी, मुझे बताइए उसके अंदर उसका कोई अपना रोल था? हो सकता है वो अग्रीव्ड हो कि यार मैं नहीं जा सकी फ्लाइट के ऊपर, ठीक। हो सकता है जो इनकी जगह पे दूसरी एयर होस्टेस गई हैं, वो बोर्ड इन करते हुए वो शी मस्ट बी वेरी हैप्पी कि आई एम गोइंग ऑन फ्लाइट। बिल्कुल हो सकता। लेकिन डिवाइन सिलेक्शन और डिवाइन डिसीजंस क्या है? सो मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी खुशी, दुनियावी खुशी जो है, या मेरी दुनियावी कामयाबी, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये मेरे लिए आगे की कामयाबी या मेरे लिए ये अल्टीमेट कामयाबी बन सकती है। हमें बहुत अच्छा किया आपने ये वाला पॉइंट जो है, ये हमने इसको डिस्कस किया। हमें एज अ सोसाइटी, गवर्नमेंट ने सीखना है कि उसने अपनी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कैसे करनी है। हमें इस सानहे में से सीखना है, और वो सीखना क्या है? मेरा डिसीजन, आपका डिसीजन कोई वैल्यू नहीं करता। बिल्कुल जी। मैं बल्कि इमरान साहब, बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी सफ़र को सफ़र आखिर कह पाएँ, और मंजिलों की बात हो रही है, सफ़र की बात हो रही है, तो वाकई ये एक लम्हा बड़ा यूँ कहने के अलमनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन एक बड़ा अहम पहलू है जिस पे वज़ीर दाखिला का बयान सामने आया, बल्कि उन्होंने अपील की कि क्या सराहियों से लवाहकीन और मुतासरीन की दिल आज़ारी होगी, हादसे की असल वजूहात सामने आने तक क्या सराहियों से गुरेज किया जाए। बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक फरमाया। देखिए ये टेक्निकल इंक्वायरी है, ये ऐसी इंक्वायरी नहीं है कि हमने जाके देखा कि बिल्डिंग मसमार हुई हुई है तो पता चल जाए किस वजह से डिमॉलिश हुई है। इट्स अ टेक्निकल। अभी इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अनफोल्ड होना है, और वो टेक्निकल एग्जामिनेशन के बाद ही अनफोल्ड हो सकेंगे कि एक्चुअल हुआ क्या है। वो जो ब्लैक बॉक्स है वो हो गया हुआ है रिकवर, उसके अंदर जो केबन के इंटरनल डिस्कशन हैं वो भी सामने आएंगे। फैक्टर्स क्या थे जिन फैक्टर्स ने ये किया, सही। और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए 100%। और एक पॉइंट जो आप वाला है ना, जो एक पॉइंट आप वाला है, वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ थे अमर है, जहाज लैंड करके उठा क्यों है? हाँ, लेकिन ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो बयान सामने आया है, वो ऑन द रिकॉर्ड है। मोहम्मद ज़ुबैर, आई थिंक वो पैसेंजर हैं, उन्होंने बोला, और उन्होंने वाज़ेह बोला कि 10 फीट पे, और उनसे ये अच्छे खासा ये पूछा गया कि आप क्या फील कर रहे थे, कब आपको इत्तला मिली, क्या सूरत हाल थी, हादसे के बारे में, हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, और टाइमिंग, ड्यूरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें, और उनके बयान में ये सामने आई हैं। लेकिन बहरहाल वो तो वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है। मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंध में लॉकडाउन, यानी कोरोना का सामना तो है हमें, और ऊपर से जो सूरत हाल है, सिंध में लॉकडाउन नरम रहा। जुमातुल बदा पर 3 घंटे के दौरान भी नरमी बरती गई। मसाजिद में SOPs के साथ नमाजों की अदायगी की गई। सूबे में मार्केटें भी खुली रहीं। कैसे देख रहे हैं जी वही लॉकडाउन का मामला? बल्कि मैं थोड़ा सा मजीद इसको आगे करता हूँ। एक तो ये कि जुमे के इज्तिमात जो हुए वहाँ पे भी नरमी रही, ये सिंध की सूरत हाल है। लेकिन ईद भी है तो शॉपिंग भी होगी, मार्केटों में हजूम, कपड़े जूतों की खरीदारी, और पंजाब में तो वक्त भी 10 बजे तक मिला। लेकिन महंगाई के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सके, और ये वही महंगाई है जिसकी वजह से लॉकडाउन भी हमें खोलना पड़ा। बकौल वज़ीर आज़म वो ये कह रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं लॉकडाउन की ये सूरत हाल? बीमारी, मोहलक मर्ज, वबाई मर्ज, कोरोना वायरस, तदारक, ये सारी की सारी चीज़ें, ऊपर से इवेंट। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस कोरोना के अंदर देखिए जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो अब जो पोस्ट कोरोना स्टडीज़ होंगी जिसके अंदर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फाइंड आउट की जाएंगी, मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव ये कर रहा हूँ कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन वाला कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और ख़ान ने जो इंट्रोड्यूस करवाया है, प्रॉबेबली ये शायद दुनिया के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे एक्नॉलेज हो। क्योंकि कल उस दिन मैं वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ये जो जिसको प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने हाँ जी जो उसको जो है उसको प्रिजाइड किया, उसके अंदर आके भी एक ही टॉपिक के ऊपर डिबेट हो रही थी, लाइफ एंड लिवलीहुड, ज़िंदगी और ज़िंदगी चलाने के लिए जो ज़राए आपको चाहिए, इनके दरमियान बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाना है। देखिए लॉकडाउन आप
जितना मर्जी स्ट्रिंजेंट कर लें, आपने फिर उनकी लाइफ्स को बचाना तो है। ऐसी सूरत में आपको सर्टेन लेवल के ऊपर लॉकडाउन में नरमी करनी ही करनी है। और हम रिलीजियस लोग हैं, हम जो है वो नमाज के बगैर कैसे रह सकते हैं। आपको नमाजों के लिए और जुमातुल विदा था, जाहिर है लोगों को, लेकिन वो नरमी नहीं हुई, वहां पे तो एसओपीज फॉलो हुई हैं। मामला तो ये है कि कहीं आपको ये नहीं लगता, यानी मैं अगर इसको मजीद थोड़ा सा बढ़ाऊं तो लॉकडाउन की टाइमिंग जो है जी, वो कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो फिगर्स आ रहे हैं उनके हवाले से मैच करती हुई नजर आती है आपको, कि जब कुछ नहीं था उस वक्त लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन की अहमियत भी खत्म हो गई, फिगर्स भी बढ़ गए, लेकिन लॉकडाउन असल में देखिए जो सोसाइटी के जो कोई भी पैंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, या कोई भी इस तरह की जो हेल्थ क्राइसिस आते हैं, उसके अंदर जो फियर फैक्टर होता है ना, फियर फैक्टर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि ये सोसाइटी को कंपेल कर देता है कि आपने करना क्या है। कोरोना का जो फियर फैक्टर था वो अल्लाह पाक ने इस हमारे खिते के ऊपर फजल किए रखा, जिस फजल की वजह से हमारा जो कैजुअलिटी और डेथ रेशो है और रेट है वो बाकी दुनिया से इंतहाई कम रहा फॉर एनी गिवन रीज़न। उस वजह से मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी कॉन्फिडेंट हो गई उस पॉइंट के ऊपर, और जो हमारी कौम है, जो हमारे अवाम हैं, उनको भी एक तो ये हमारा जनरल ट्रेंड है कि हम कहते हैं यार देखी जाएगी, उस बात को ज़हन में रखते हुए, प्लस जैसे जैसे फियर फैक्टर खत्म होना शुरू हुआ, तो ऐसी सूरत में लॉकडाउन वाला जो है उसको तो आपको नहीं लग रहा कि लेकिन अब तो वो फिगर्स इंक्रीज करने शुरू हो गए, फिगर अब हम कहाँ आ गए, 19वें पे आ गए, और ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है इंटरनेशनली जो हमारा वो बन रहा है। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ पेशेंट्स का जो है ना, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स में इंक्रीज है, वो ये याद रखिए ये पहले से मौजूद थे। ये कब से बढ़ने शुरू हुए हैं? जब आपने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया है। जैसे जैसे आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते जाएंगे, पहले आप 5 करते थे साहब, वो कैपेसिटी भी जो है सरकार की और है उसमें मुस्बत ही रहता है, प्राइवेट की और है उसमें मनफी आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये लम्हा फिक्रिया तो है, लेकिन सोचना होगा, लेट्स सी आगे क्या सूरत हाल होती है, लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी होगी। ये इवेंट की वजह से अभी सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन वक्त आगे जो है उसको देखना होगा। भारत की बात करते हैं। भारत में गुर्बत क़यामत ढाने लगी, मजदूर भूख मिटाने के लिए मुर्दा कुत्तों का गोश्त खाने पर मजबूर, टैक्सी ड्राइवर चीख उठा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारत बहुत बड़ी जमहूरियत के दावे, वो सारे के सारे खोखले नजर आते हैं। तो ये सूरत हाल है असल में, गरीबों की वहाँ पे। असल में होता ये है कि जब आप एट्रॉसिटीज़ की तरफ जाते हैं और इतना बड़ा मुल्क हो आप, इतना बड़ा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो आपकी, कि जनरली आपके लिए पॉसिबल ना हो जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनको क्रिएट करना, लोगों को लिवलीहुड जो है वो सबसिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करते रहना, और वहाँ पे फिर आपने पिछले 70 साल से एक एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, और उस एरिया को कैप्चर आप इस तरीके से करेंगे कि आपने अपना बहुत सारा जो बजट है वो वहाँ पे एलोकेट करना है, आपने उसका एक साफ इमेज अमाउंट वो, बल्कि आपकी आर्मी आपने तैनात की। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो आपका वो है बजट है, जो डिफेंस बजट है, जो वो आपने वहाँ पे मेरे पास महदूद होगा, एक दो जुमलों में मैं चाहूँगा। तो ऐसी सूरत में सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। सॉफ्टर इमेज आप जो देना चाहते हैं उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं। खुदारा ये लोगों को कुत्ते खाते देख के ही ये समझ आइए कि आपके अपने लोग जो हैं वो अब इंसानियत के लेवल से नीचे गिर रहे हैं। खुदारा कश्मीर के लोगों, खुदारा कश्मीर के लोगों को वो इंसानी लेवल देना शुरू कर दें, जिस लेवल के ऊपर आके आप भी अपने रिसोर्सेज को पावर्टी एलिवेशन की तरफ डाइवर्ट कर सकें और ये भी इंसानी लेवल के ऊपर जिंदा रह सकें। इमरान साहब, वक्त की किल्लत के बायस मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।